रियलिटी भी पढ़ ली। So hello class, in yesterday class we have read about the social responsibility, the arguments for and against social responsibility and the reality of social responsibility. So on today we will read the types, the kinds of social responsibility. कितने तरह की होती है social responsibility. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? टू अर्न प्रॉफिट. तो इकोनॉमिक की बात हो रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में यही बताया है कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है. अगर आप बिना प्रॉफिट अर्न करे काम करेंगे तो ना तो आपके वर्कर्स खुश रहेंगे, ना आपके कस्टमर खुश रहेंगे, ना आपके शेयर होल्डर्स खुश रहेंगे. तो आपको प्रॉफिट तो अर्न करना है, लेकिन गुड कॉजेज़ भी, गुड कॉज करके, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देकर, कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करके आपको क्या अर्न करना है? प्रॉफिट. तो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में बताया है सिंस द बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एंटिटी. व्हाट इज इकोनॉमिक एंटिटी? दैट वर्क फॉर मनी. इट हैज़ टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विस दैट सोसाइटी वांट एंड सेल देम एट अ प्रॉफिट. कि आपको सोसाइटी को जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की नीड है वो आपको बनाना पड़ेगा और उनको सेल करना पड़ेगा एट सम प्राइस, जिसका कुछ प्राइस हो. आपको प्रॉफिट भी गेन करना पड़ेगा क्योंकि आप चैरिटेबल ट्रस्ट तो नहीं हो ना कि आप फ्री में बांटोगे. नेक्स्ट है हमारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. लीगल किससे रिलेटेड वर्ड लग रहा है आपको? नो नो नो, लॉ. लीगल इज रिलेटेड टू लॉ. सो यू हैव टू डू एवरी एक्टिविटी दैट आर लॉफुल. इलीगल आपको कोई भी काम नहीं करना है. लीगली आपको लॉ के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को एक्सेप्ट करना है, मानना है. तो ये क्या कह रहा है? लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिजनेस एंटरप्राइजेस हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑपरेट विद इन द लॉ ऑफ द कंट्री. जो लॉ ऑफ द कंट्री कहता है, जो हमारे नियम है, जो हमारे कानून है, जो हमारे राइट्स है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब आपको पूरी करनी पड़ेगी. उसके बाहर आप कुछ भी काम नहीं कर सकते. नेक्स्ट है एथिकल. एथिकल का मतलब क्या होता है? कि आपके जो खुद के मोरल्स हैं, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, आप किसी रिलीजन को नीचा नहीं दिखाएंगे, आप कलर वाइज डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे. ठीक है, आप एम्प्लॉयमेंट का ऑफर वो सबको देंगे, अपॉर्चुनिटी सबको देंगे. तो ये होती है एथिकल. एथिकल मतलब क्या होता है? मोरल वैल्यूज़. मोरल वैल्यूज़ को हर्ट नहीं करना है आपको, किसी की भी मोरल वैल्यूज़ को हर्ट नहीं करना है. इट रिफर्स द मोरल प्रिंसिपल टू बी फॉलोड बाय द बिजनेसमैन इन रिलेशनशिप टू द सोसाइटी. कि सोसाइटी के साथ जो सोसाइटी की मोरल फंक्शन है उसको आपको हर्ट नहीं करना है. मोरालिटी जो प्रिंसिपल है उसको हर्ट नहीं करना है, चाहे से आप मानो या ना मानो. लेकिन अगर कोई दूसरा मान रहा है तो आप उसको हर्ट नहीं करेंगे. एग्जाम्पल देखिए इसका, प्रोटेक्टिंग रिलीजन सेंटिमेंट. कि जो रिलीजियस सेंटिमेंट है उसको आपको प्रोटेक्ट करना है. आप हिंदू है, मुस्लिम है, ये कोई मैटर नहीं है, लेकिन आप किसी दूसरे की रिलीजन को हर्ट, उनके सेंटिमेंट को हर्ट नहीं कर सकते. जैसे कि हिंदू में जब दिवाली आती है तो कोई भी मुस्लिम ये नहीं देखेगा दिवाली है तो मैं मिठाई क्यों बेचूंगा या मैं पटाखे क्यों बेचूंगा. सब बेचते हैं क्योंकि वो सेंटिमेंट है उनके लिए. एंड डिग्निटी ऑफ पीपल वाइल एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट. कि आप किसी भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट का, जैसे कि पहले बहुत सारी फेयरनेस क्रीम्स का एडवर्टाइज करा जाता है. ठीक है, तो उसमें क्या बताया जाता था कि जिनका कलर थोड़ा सा डार्क है वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो तो एग्ज़ाम में भी पास नहीं हो रहे, उनका तो इंटरव्यू भी क्लियर नहीं हो रहा. लेकिन जैसे वो बोले हो गए तो वो एग्ज़ाम पास कर लिए, उनके इंटरव्यू क्लियर हो गए. सो ये डिग्निटी हर्ट कर रही है पीपल की कि जिनका कलर एक्चुअली डार्क है वो डिमोटिवेट हो रहे हैं वो जो एडवर्टाइजमेंट देखकर. सो वो आपको नहीं करना है. नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेटरी होता है वॉलंटरी. वॉलंटरी पढ़ा है ना हमने लास्ट क्लास में. वॉलंटरी मतलब आपको अपने आप से करना है, कोई आपको बोलेगा नहीं. तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप अपने आप से पूरी करेंगे, जैसे कि कहीं अर्थक्वेक आ गया वहाँ पे जाके आपने लोगों की हेल्प कर दी, कहीं पे फ्लड आ गई वहाँ जाके आपने लोगों की हेल्प कर दी, कहीं पे ट्रस्ट में कहीं एनजीओ में जाके आपने कुछ पैसा कर दिया, ये अपने आप से कर रहे हैं आप. तो द वॉलंटरी ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस. एग्जाम्पल देखिए, गिविंग चैरिटी टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट. देखते ना किसी भी स्कूल में जाके आपने किसी भी बच्चे की पढ़ाई का खर्चा ले लिया, या वहाँ पे एक वाटर कूलर लगवा दिया, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा रूम बनवा दिया. ठीक है,
हेल्पिंग पीपल इन नेचुरल क्लाइमिटीज़। नेचुरल क्लाइमिटीज़ क्या होती है? अर्थक्वेक आ गई, फ्लड आ गया, ठीक है। इसके बाद में है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप को लेके, हम किस किस के लिए सोशली रिस्पॉन्सिबल है और कैसे। तो देखो दोनों को मैंने साथ में रखा है, ओनर्स और एम्प्लॉयज़। ओनर्स कौन होते हैं? जिनका बिजनेस में क्या लगा है? पैसा। क्या लगा है? या फिर जो बिजनेस को क्या कर रहे हैं? मैनेज। या फिर दोनों, पैसा भी लगा है, मैनेज भी कर रहे हैं। और एम्प्लॉयज जो बिजनेस को ओनली क्या कर रहे हैं? मैनेज। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ओनर्स पे देख लेते हैं। ओनर्स के प्रति क्या, ओनर्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ओनर्स ने क्या लगाया है? पैसा। तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनके पैसे को क्या दो? सेफ्टी। कि आपको पैसा कहीं से मिल गया तो इसका मतलब ये है कि आप उसको कहीं भी बिना सोचे समझे लगा देंगे। आप उनके पैसे के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, उन्होंने पैसा दिया है आपको, तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि जो उन्होंने आपको पैसा दिया है उस पैसे की सेफ्टी रहनी चाहिए। वो पैसा आप कहीं भी डुबाओगे नहीं, कहीं भी ऐसी जगह नहीं इन्वेस्ट करोगे जहाँ पे रिस्क है। सेकेंड, एडिक्वेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो उन्होंने पैसा आपको दिया है, जो ये मनी आपको दी है, उस पर उनको रिटर्न एडिक्वेट मिलना चाहिए, सही रिटर्न मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप तो प्रॉफिट कमा रहे लेकिन दिखा नहीं रहे, आप उनको रिटर्न ही नहीं दे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्यूरेट फिनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड। और जो आपकी बैलेंस शीट है वो सही इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट के बारे में आपको किसको देनी है? जो भी बिजनेस के शेयर होल्डर्स हैं। प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बताइए, लॉस हो रहा है तो लॉस बताइए, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन देनी है कैसी देनी है? एक्यूरेट, करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके टुवर्ड्स थी? किसके टुवर्ड्स थी? ओनर्स। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फेयर वेजेस, कि आप उनसे काम तो पूरा करवाते हैं तो उनको वेजेस भी कैसी देनी है? फेयर, जो उनके लिए बनती है वो उनको वेजेस में देना है। जॉब सिक्योरिटी, क्या होती है जॉब सिक्योरिटी? कि बिना किसी नोटिस के आना, मतलब जॉब सिक्योरिटी। कि ये नहीं कि आपका काम हो गया तो अब आप उनको जाओ ठीक है भाई ये टाटा बाय बाय, ऐसे नहीं करना है। उनको जॉब सिक्योरिटी देनी है कि अगर आपने किसी को अपॉइंट कराया आप उनको प्रॉपर्ली ट्रेन करो, प्रॉपर्ली डेवलप करो उनकी स्किल्स को, और उनको जॉब सिक्योरिटी दे दो कि नहीं मेरी तरफ से अब तुम फिक्स हो। क्योंकि आपको भी प्रॉब्लम रहेगी अगर बहुत ज़्यादा मूवमेंट रहेगा एम्प्लॉयज़ का, और एम्प्लॉय को भी प्रॉब्लम रहेगी। और प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, अगर आप उनको टाइम टू टाइम उनकी स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, उनको ट्रेनिंग दे रहे हो, तो साथ में उनका प्रमोशन भी होना चाहिए। ठीक है। वेलफेयर मेजर्स, कि केवल एम्प्लॉय से काम करवाना, उनको वेजेस देने से कुछ नहीं होगा, उनके वेलफेयर के लिए भी आपको काम करना है। वेलफेयर क्या हो गया? उनके इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस करवाओ उनका, उनको हेल्थ बेनिफिट्स दे दो, उनको बोनस दो, उनके लिए घर बनवा दो अगर उनके पास घर नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं तो। जो आपके नॉन इंसेंटिव्स हो गए या फिर जो मनी इंसेंटिव्स हो गए। बेटर वर्किंग कंडीशन, उनको एक अच्छी वर्किंग कंडीशन दो जहाँ पर वो खुश होकर काम कर सके, अपने आप को प्रोटेक्ट फील कर सके। ठीक है। और पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्कर्स को पार्टिसिपेशन करने दो मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करने का क्या मतलब है? उनको डिसीजन मेकिंग में उनको इन्वॉल्व करो, ताकि उनको भी लगे कि नहीं हमारी बात भी सुनी जा रही है। तो उनको चाहे से आप उनकी बात माने या ना माने, बट उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करो, शायद कोई अच्छा आइडिया लेकर आए। इससे क्या होगा? इन सब से वो मोटिवेट होंगे और उस कंपनी को कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे। नेक्स्ट आ गए सप्लायर्स। सप्लायर्स कौन है? जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, कि कुछ भी आपको बिजनेस के टुवर्ड्स कुछ भी सप्लाई कर रहे हैं। तो बेटर रिलेशनशिप, उनके साथ में रिलेशनशिप अच्छी बना के रखो। और रिलेशनशिप अच्छी कब बनेगी? तब आप उनको टाइम टू टाइम पेमेंट कर देंगे। आप उनसे कंटिन्यू उनसे ही बिजनेस ले रहे हैं और उनको टाइम टू टाइम पेमेंट कर दो। ठीक है। तो इनके लिए तो ये दो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आ जाते हैं हम किस पे? कंज्यूमर, जो कि कौन है? किंग। कौन है कंज्यूमर? किंग है भैया ये। इनके लिए तो हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। कैसे है? रेगुलर सप्लाई ऑफ कमोडिटीज़, कि अगर आप इनके लिए देखो, फर्स्ट आपकी क्या थी? इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसमें क्या था
कि आप गुड्स और सर्विसेज को रेगुलर प्रोड्यूस करो, कि जो कंज्यूमर को सामान चाहिए, जिसकी उनको ज़रूरत है, जिनकी उनको नीड है, जो डिमांड कर रहे हैं, उनकी आप रेगुलर सप्लाई रखो, रोको नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, बेटर क्वालिटी, कि आप सामान दे रहे हो, कंज्यूमर खरीद रहे हैं, आप उनसे कुछ पैसा मांग रहे हो, वो पे कर रहे हैं, तो उस पैसे के लिए आप थोड़ी सी क्वालिटी बेटर तो दे सकते हैं ना। ठीक है। रीजनेबल प्राइस, बेटर क्वालिटी देनी है एट पर रीजनेबल प्राइस, ऐसा नहीं बेटर क्वालिटी दे रहे हैं तो हम चार्ज भी तुम्ही से कर रहे हैं। अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, क्या होती है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस? अडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स, हाँ, ब्लैक मार्केटिंग भी एक तरह से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ही है। जैसे कि एडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स, कि कई बार पुराना सामान आपको बेच दिया जो कि ख़राब हो गया था, तो अच्छे से टेस्ट मेजर्स नहीं कर रहे, अपनी मशीनरी चेक नहीं करवा रहे, कई बार वो सामान की एक्सपायरी डेट नहीं निकली लेकिन वो फिर भी ख़राब है। ठीक है। तो इस तरह की ब्लैक मार्केटिंग हो गई, इस तरह की ट्रेड प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आर डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। इसमें है गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी। ये मैंने अलग से रखा है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट के टुवर्ड्स आपकी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले गवर्नमेंट आपसे क्या चाहती है कि आप तो भैया टैक्स दे दो हमारे को, टैक्स जो भी आपका बनता है टैक्स चोरी नहीं करो, हमारे को टैक्स टाइम टू टाइम दे दो, अच्छे से कैलकुलेट करके, जो भी आपकी इनकम आ रही है वो आप छुपाओ नहीं, वो सही से कैलकुलेट करो, क्योंकि वो टैक्स हम गवर्नमेंट किसके लिए यूज़ कर रही है, आप ही के लिए यूज़ करती है। सेकेंड है लॉफुल बिजनेसेस, कि गवर्नमेंट को आप फोर्स मत करो अननेसेसरी के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए, और वो फोर्स कब नहीं होगी, जब आप लॉ को मानेंगे, जब आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मानेंगे। थर्ड है हेल्प द गवर्नमेंट इन सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लिटरेसी एंड पॉवर्टी। गरीबी हटाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट कितनी हेल्प करेगी? बेसिकली तो प्राइवेट सेक्टर ही देगा ना उनको। ठीक है। तो ये चीज़ों में आप गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हो कि आप जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, वहाँ की पॉवर्टी हटाओ, वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड आप सुधारो। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो आप नेचर से रिसोर्सेज लेकर आ रहे हो, जो चीज़ें आप रॉ मटेरियल नेचर से लेके आ रहे हो उसका ऑप्टिमम यूज़ करो। ऑप्टिमम यूज़ का मतलब होता है ज़ीरो वेस्टेज। क्या होता है? ज़ीरो एफिशिएंसी से यूज़ करो, ज़ीरो वेस्टेज, वेस्ट मत करो रिसोर्सेज को, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। नेक्स्ट है कंसंट्रेट इन सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल, जो लोग हैं जिनके लिए आप काम कर रहे हो, जिनसे आप धंधा लेके आ रहे हो, जिनसे आप पैसा कमा रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, उनकी वेलफेयर का ध्यान रखो, उनकी हेल्थ का ध्यान रखो। ठीक है। कंट्रोल पॉल्यूशन एज फार एज पॉसिबल, और ये सबसे बड़ी बात है, इसके बारे में आगे पूरा चैप्टर है कि पोल्यूशन के बारे में देखो भाई, पोल्यूशन मत फैलाओ किसी भी तरह से, कोई भी तरह का पोल्यूशन अगर आपकी फैक्ट्री कर रही है तो उसके मेजर्स भी लेते रहिए साथ साथ में। नेक्स्ट है बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। अब हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जो आप क्लास 5 से कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं। एनवायरनमेंट पोल्यूशन में कितनी ही बार आपने ऐसे लिखे हैं, तो ये वाला टॉपिक क्विकली एक्सप्लेन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ते आ रहे हैं, आपको 5-7 साल हो गए इस एक सेम टॉपिक को पढ़ते हुए, तो फटाफट रीड आउट कर लेते हैं। द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट विच दे लिव एंड वर्क। अगर आप अच्छे एनवायरनमेंट रहेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे और वर्क भी अच्छे से कर पाएंगे। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोइंग ट्रैफिक्स हैव कॉज्ड द ग्रेटेस्ट डैमेज टू द एनवायरनमेंट। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, एनवायरनमेंट को यही चीज़ें जो डैमेज कर रही है, एयर पोल्यूशन यही चीज़ें कर रही है, इंडस्ट्री हो गया या बढ़ता हुआ ट्रैफिक हो गया है। नेक्स्ट है पोल्यूशन इज द इंजेक्शन ऑफ, अब यहाँ पे पोल्यूशन की डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है? पोल्यूशन क्या है? इंजेक्शन मतलब कि इंट्रोड्यूस करता है ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द एनवायरनमेंट। हार्मफुल सब्सटेंस कहाँ पे डाल देता है? एनवायरनमेंट में, लार्जली बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और लार्जली जो पोल्यूशन किससे होता है? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। इट चेंज द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड। कि जो एयर में जो कंपोनेंट होने चाहिए, वाटर में जो कंपोनेंट होने चाहिए, लैंड में जो कंपोनेंट होने चाहिए, उन सबको चेंज कर देता है और उसमें हार्मफुल केमिकल्स ऐड कर देता है। इसको ही पोल्यूशन कहते हैं। पोल्यूशन कितने टाइप का होता है? एयर, वाटर, नॉइज, लैंड, सॉइल, ये होता है ना एयर पोल्यूशन। इट इज अ कंटेमिनेटेड एयर बाय अक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल एंड टॉक्सिक सब्सटेंस विच विल क्रिएट सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम इन लिविंग मॉन्यूमेंट्स।
जब एयर में बहुत सारे हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस आ जाए जो लिविंग मॉन्यूमेंट्स को, लिविंग बींग्स को ख़राब कर दे, लिविंग बींग्स ब्रीथ नहीं कर पा रहे, तो उसको क्या कहेंगे हम? एयर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन, वाटर सेट टू बी पोल्यूट व्हेन चेंज इन द क्वालिटी एज अ रिजल्ट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, कि जब वाटर में जो मिनरल्स होने चाहिए वो ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो वेस्ट डिस्पोजल हो रहा है वाटर में, उसकी वजह से वाटर क्या हो गया है? पल्यूट हो गया है। अदर ह्यूमन एक्टिविटी बिकम लेस सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, और जो पानी हो गया वो लेस सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग हो गया, पीने लायक नहीं बचा। नेक्स्ट है लैंड एंड सॉइल पोल्यूशन। इट मे बी ड्यू टू डंपिंग ऑफ नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल इनटू द लैंड। ठीक है, समझाने की ज़रूरत है। नॉन बायोडिग्रेडेबल को अगर आप ज़मीन में डाल रहे हो तो ज़मीन पूरी पल्यूट हो जाएगी। दिस डैमेज द क्वालिटी ऑफ सॉइल मेकिंग अनफिट फॉर कल्टिवेशन। इससे क्या होगा कि जो वो डंपिंग यार्ड की जो सॉइल है ना, वो कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर वहाँ पे नहीं हो पाएगा, सॉइल जो पल्यूट हो जाएगी। इवन जो अगर वहाँ पे एग्रीकल्चर आप कर भी रहे हो, वहाँ पे जो उग रहा है वो नॉट सूटेबल फॉर ईटिंग, वो खाने के लायक नहीं बचेगा। नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है? जो कि आप लोग करते हैं ना। इट मे कॉज डैमेज टू ह्यूमन बॉडी, माइंड एंड स्मूथ फंक्शनिंग हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कि ह्यूमन बॉडी और माइंड स्ट्रेस फील होता है जब ज़्यादा नॉइज़ में आप रहते हैं, लाउड नॉइज़ ज़्यादा सुनते हैं, आपको इरिटेशन होती है। ठीक है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑटो कौन कौन करता है ये? कि ठीक है, लाउड म्यूज़िक तो करता ही है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल यूनिट जो बहुत ही कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है और बहुत ही ज़्यादा आवाज़ वहाँ से क्रिएट हो रही है, ट्रैफिक्स, ऑटोमोबाइल्स, मतलब कि ट्रैफिक की हो गया, ये मेजरली होता है साउंड पोल्यूशन। कि आपको कभी एकदम सब सुबह सुबह शांत रहता है तो आपको कितना अच्छा लगता है, रिलैक्स फील करते हो, और जैसे आपका दिन चलना स्टार्ट होता है, इधर से आवाज़ आ रही, इधर से आवाज़ आ रही, इधर से सब जगह से आवाज़ आ रही, हाँ, तो वो आपको डिस्टर्ब करता है आपके माइंड। नॉइज़ एंड साउंड पोल्यूशन हो गया। अब है रीज़न एंड नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, कि हमने पोल्यूशन तो पढ़ लिया, तो क्या इसे कंट्रोल करना चाहिए? करना चाहिए ना। क्यों करना चाहिए ये बताया जा रहा है यहाँ पे। रिडक्शन ऑफ हेल्थ हैजार्ड, ये तो बहुत ही बड़ा बेनिफिट है या नीड है। मान लो कि रिडक्शन, आपकी हेल्थ के जो हैजार्ड आने वाले हैं वो रुक जाएंगे अगर आप पहले ही पोल्यूशन को रोक लेते हैं। पोल्यूशन से कितनी सारी बीमारियां हैं, माइग्रेन हो गया, हेडेक हो गए, हार्ट अटैक्स हो गए, आपकी ब्रीथिंग, अस्थमेटिक, एलर्जिक प्रॉब्लम्स हो गई, वो सभी रुक सकती है। मेजर डिसीज लाइक कैंसर, हार्ट अटैक एक्सेट्रा कॉज बाय पोल्यूशन इन द एनवायरमेंट। पोल्यूशन कंट्रोल मेजर ओनली कैन प्रिवेंट सच डिसीज अप टू द सर्टेन एक्सटेंट। इसको आगे बढ़ने नहीं देगी अगर अभी ही अपन पोल्यूशन कंट्रोल कर लेते हैं। रिड्यूस रिस्क ऑफ लायबिलिटी। देखो, लायबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर आप आने वाले टाइम पे आपने पोल्यूशन कंट्रोल नहीं करा तो हो सकता है आप एनवायरनमेंट को बहुत ही बड़ा कुछ नुकसान कर दो, और उसके बाद में फिर जो आप पे लायबिलिटीज़ क्रिएट होगी, कौन करेगा? गवर्नमेंट। तो उससे पहले ही आप उस पर कंट्रोल कर लो। जैसे कि यहाँ पे दिया यूनियन कार्बाइड ट्रेजेडी इन भोपाल, पढ़ा है कभी इसके बारे में? ये केमिकल इंडस्ट्री थी जो भोपाल की, वहाँ से केमिकल लीक हो गया था और पूरी सिटी में फैल गया था वो केमिकल, और बहुत ही टॉक्सिक केमिकल था। तो इसकी लायबिलिटी आज तक उस कंपनी को भुगतनी पड़ रही है। इन केस ऑफ डिजास्टर हैज़ बीन टेकन प्लेस, द एंटायर लायबिलिटी शुड बी डन बाय द एंटरप्राइज। जो भी उससे लायबिलिटी होगी, जो भी उसका नुकसान होगा, सारा का सारा कौन पे करेगा? एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट है पब्लिक इमेज। यस, अगर आप सेफ्टी मेजर लेते हो टुवर्ड्स एनवायरनमेंट तो आपकी इमेज कैसी हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। जैसे कि आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि जो भी इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने वाले जो भी सामान होते हैं इको फ्रेंडली, वो आप ज़्यादा खरीदते हो, उसके लिए ज़्यादा पैसा भी दे देते हो, चाहे से वो पीछे आप उसमें जैसे कि पतंजलि हो गया, और बताओ एक एग्जांपल, मामा अर्थ हो गया, मामा अर्थ की इमेज बढ़ गई क्योंकि वो पेड़ उगाता है, और बहुत सारे ऐसे हो गए हैं। यस, सो वो इको फ्रेंडली सामान बेचते हैं, तो आपकी उनकी इमेज अच्छी हो गई ना आपके सामने कि एनवायरनमेंट को हैजार्ड नहीं पहुंचा रहे, नेचुरल चीज़ें हमारे को दे रहे। ठीक है। कॉस्ट सेविंग। इफेक्टिव पॉल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटजी हैव टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस। मतलब कि अगर आप अभी से ही स्टार्टिंग से ही मेजर करके चलते हो तो क्या होगा कि आपको पूरा रिसाइकलिंग कर रहे हो और रीयूज़ कर रहे हो चीज़ों को, तो आपको डंप करके आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डंप करने की जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? सेव हो जाएगी, कम हो जाएगी। रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कि बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कैसे
कर सकता है। यस, सो रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अभी तो आपको ये बताया गया है कि क्यों ज़रूरी है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। अब बिजनेस क्या कर सकता है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो जाए? तो सबसे पहला है वर्क कल्चर, कि अपना वर्क कल्चर ऐसे बना लो कि हर एक इंसान, हर एक एम्प्लॉय को पता हो कि हमें ज़ीरो वेस्ट करना है, हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना जो एनवायरनमेंट के लिए हज़ार्डियस हो। ठीक है, द टॉप मैनेजर शुड बी क्रिएट अ वर्क कल्चर फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड पोल्यूशन कंट्रोल। तो टॉप मैनेजमेंट ही क्यों करेगा? क्योंकि आप कुछ भी अगर किसी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हो तो सबसे पहले किसको मनवाना पड़ेगा? टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट मानेगा तो वर्कर्स अपने आप मान जाएंगे वो बातें। ठीक है, तो टॉप मैनेजमेंट को ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसमें ज़ीरो वेस्टेज हो और एनवायरनमेंट को कोई भी हज़ार्ड नहीं हो। नेक्स्ट है आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ से आइडियाज़ लो कि क्या करना चाहिए हमें, या उनको इन्फॉर्म करो कि हमें जो भी ये काम है, जो भी ये चीज़ें हैं जिससे एनवायरनमेंट को हज़ार्ड हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, एनवायरनमेंट पल्यूट हो सकता है, उसको नहीं करना। शेयर द आइडियाज़ एंड टेक्निकल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अमंग द एम्प्लॉयज़, कि कैसे कैसे हम एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं, और उनसे भी आइडिया लो। वो आइडिया देंगे तो वो उस पर वर्क भी करेंगे। ठीक है, मैं आपसे आइडिया लूँगी कि क्या करवाना चाहिए, कि आपको अगर मैं प्रैक्टिकली वर्क देती हूँ, प्रैक्टिकल वर्क देती हूँ तो क्या दूँ? अगर आपका आइडिया मैं मानूंगी तो आप वो काम करके लेकर आओगे, मेरा तो फिर भी नहीं करके लेके आओगे। ठीक है, गुड क्वालिटी मटेरियल, आप गुड क्वालिटी मटेरियल बनाओ। यूज़ गुड क्वालिटी मटेरियल टू रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ज़ीरो प्लास्टिक यूज़ करो। ठीक है, आजकल तो देखो कई स्कूल्स में प्लास्टिक टिफ़िन, प्लास्टिक बॉटल भी बैन कर दी है ताकि प्लास्टिक ज़ीरो प्लास्टिक को यूज़। हाँ, कई जहाँ पे आप शॉपिंग करने जाते हो, शॉपिंग मॉल्स हो गई या शॉप्स हो गई, वो आपको पेपर बैग देते हैं, प्लास्टिक बैग नहीं देते। ठीक है, इसके बाद में है रोल ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसमें वेस्ट कम हो। ठीक है, पुरानी मशीनरी हो रही है, वो पोल्यूशन भी ज़्यादा कर रही है, वेस्ट भी ज़्यादा कर रही है, उसको रिप्लेस कर दो नई टेक्नोलॉजी से। रूल्स एंड रेगुलेशन बना दो अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि कोई भी अगर ऐसी चीज़ें करता है जो एनवायरनमेंट को या सोसाइटी को हज़ार्ड पहुँचा रही है, उस पर फाइन लग जाएगा, क्या उसको और किसी तरीके से पनिश करा जाएगा। साइंटिफिक मेथड क्या है कि जो अगर आपका ऐसी यूनिट है जो पोल्यूशन तो फैलाएगी, वो उसको नहीं रोक सकते, तो आप ऐसे साइंटिफिक मेथड लो जिससे आप वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हो। इधर उधर कहीं भी डंप करके मत आओ। सपोर्टिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम, अगर गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम चला रही है तो आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करो। सपोर्टिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम लाइक क्लीनिंग अप द पॉल्यूशन वाटर रिसोर्सेज, प्लांटेशन ऑफ ट्री, चेकिंग डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट टॉपिक आ गया जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद में हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? ख़त्म। दैट इज़ बिजनेस एथिक्स। एथिक्स क्या होते हैं? बिजनेस एथिक्स का मतलब होते हैं प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स जिसमें बिजनेस चलता है, जो चलना चाहिए, क्या गुड है क्या बैड है, ये बताना बिजनेस को। ठीक है, द वर्ड एथिक्स ड्राइव्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एथोस विच मीन्स कैरेक्टर सेंटिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, कि अगर आप अच्छी बातें करते हो, आप सबसे हंस के बात करते हो, सबसे पोलाइटली बात करते हो, तो कहते हैं एथिकल है ये इंसान, बहुत एथिकल। और एक इंसान होता है कि बस किसी ने कुछ बोला नहीं और ऊंची आवाज़ में सामने आता है, हाँ बता क्या, अरे कितना अनएथिकल पर्सन है, मतलब वो अपने प्रिंसिपल पे नहीं चल रहा है, वो बुरा, कहने का वो बुरा है। ठीक है, बिजनेस एथिक रिफर टू द मोरल प्रिंसिपल्स फॉलोड बाय बिजनेसमैन इन डीलिंग विद द पीपल, कि आप पीपल से किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो बिजनेस एथिक्स हो गया। कि आप पीपल से डील करने का तरीका क्या है, कि अगर आप किसी कस्टमर ने कह दिया तुमने मुझे सामान गलत दे दिया, बदल दो, ये डैमेज आ गया, रिप्लेस कर दो रिफंड, एक को कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपके बिजनेस एथिक्स है। तो क्या क्या एथिक है कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दो, आप सही प्राइस पे दो, जस्टिस, अगर वो आपसे कोई बात बोल रहे हैं तो उसका जस्टिस दो, उनको सुनो, करेज एंड थ्रिफ्ट, करेज रखो, आवाज़ उठाने का कुछ गलत देख रहे हो तो। बिजनेस एथिक्स हेल्प टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर विच विल इंश्योर द प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस, कि अगर आप एथिक्स में चलोगे तो कस्टमर हमेशा आपका सपोर्ट करेंगे, जिससे कि आप प्रॉस्पेरिटी, हमेशा खुशहाल और प्रोग्रेस करते रहोगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जिसे कहते हैं। क्या क्या है बिजनेस एथिक्स?
फेयर एंड रीजनेबल प्राइस, करेक्ट वेट एंड मेजर्स, प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, नो ब्राइब्स, ब्राइब्स मतलब रिश्वत नहीं ले रहे हो, रीजनेबल प्रॉफिट्स, सेल ऑफ जेन्युइन प्रोडक्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज़। ये टाइप्स है बिजनेस एथिक्स के। क्या क्या टाइप्स है कि सबसे पहले तो आप प्राइस, बेस्ट प्राइस लो, फेयर एंड रीजनेबल, ऐसा भी नहीं है कि आप लॉस में जा रहे हो, ठीक है। करेक्ट वेट एंड मेजर, जो आप बोल रहे हो जितना वेट बोल रहे हो उतना ही दो, उनसे कम नहीं। टैक्स, जो आपका टैक्स बन रहा है वो गवर्नमेंट को दो, टैक्स चोरी मत करो। नो ब्राइब्स, किसी भी तरह की रिश्वत नहीं लेंगे। रीजनेबल प्रॉफिट, जो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं इतना ही कमाओ जो रीजनेबल, जितना आपका बनता है। एल, सेल्स ऑफ जेन्युइन प्रोडक्ट, जेन्युइन मतलब कि जो बेचा जाना चाहिए, जो आप यूज़ कर सकते हो वही बेचो, ऐसा नहीं कि मेरा प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं कर रहा। और लास्ट है फेयर ट्रीट टू एम्प्लॉय, जो आपके एम्प्लॉय जो आपके लिए काम कर रहे हैं, जो आपका जो मेन गोल है प्रॉफिट कमाना, उसके लिए काम कर रहे हैं, तो उनके साथ में फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो यहाँ आपका चैप्टर 6 जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया हो और ये दोनों वीडियो देख के आप ये चैप्टर एक बार वापस से रिवाइज करेंगे।